नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द पीडियाट्रिक्स CVS इज़ अबाउट अ रूमेटिक फ़ीवर। रूमेटिक फ़ीवर को हम मेडिसिन में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब जो रूमेटिक फ़ीवर का टॉपिक है परवेज़ अकबर में जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ के टॉपिक में लिखा हुआ है, बट आई विल गो थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम अहमद हसन। वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में इसका लिखा हुआ है, तो मैं वहाँ से आपको करवाऊँगी अलॉन्ग विद द UQs। सो एज यू कैन सी हेयर कि रूमेटिक फ़ीवर के बारे में बहुत मशहूर ज़माना एक निमोनिक है, दैट इज़ जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है, J for joints, as you can see here. O for O is a heart, O is heart. ठीक है, N for skin के अंदर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हैं. E for erythema marginatum है. ठीक है, जिसमें उसके स्किन के ऊपर जो है वो रैश अपेयर हो जाती है. और S for सिंडहेम कोडिया है, जो कि ब्रेन के अंदर होता है. इस वजह से हम कहते हैं कि रूमेटिक फ़ीवर इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ दैट कैन इफ़ेक्ट ब्रेन, स्किन, जॉइंट्स एंड हार्ट. इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है रूमेटिक फ़ीवर का, दैट इज़ जोन्स क्राइटेरिया. ठीक है, जिसमें क्या है मेजर क्राइटेरिया में J फॉर जॉइंट्स. तो जॉइंट्स में क्या होता है, आर्थराइटिस, माइग्रेटरी आर्थराइटिस. पेशेंट कहता है पहले मेरे बाजू के जॉइंट में पेन थी, वो ठीक हुई है तो घुटने में पेन शुरू हो गई है, घुटने की ठीक हुई है तो फिर दूसरे घुटने में शुरू हो गई है. मतलब कि एक जगह ठीक होगी फिर दूसरे में जाएगी. माइग्रेटरी आर्थराइटिस होगा, पोली आर्थराइटिस. फिर हार्ट, दैट इज़ कार्डाइटिस. तीनों की तीनों लेयर्स हार्ट की इन्वॉल्व होंगी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम. फिर एन इज़ नोड्यूल्स, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स. सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, छोटे छोटे नोड्यूल्स बनते हैं. ई फॉर एरिथमा मार्जिनाटम. ऐसी रैश होती है जिसकी मार्जिन्स रेड कलर की होती हैं. ठीक है, इस वजह से उसको कहते हैं एरिथमा मार्जिनाटम. उस तरह की रैश अपेयर हो जाती है. फिर एस इज सिंडहेम कोरिया. पेशेंट को डांस लाइक मूवमेंट्स होती हैं. तो ये जोन्स में आ गया. ये जोन्स जो है दिस इज़ मेजर क्राइटेरिया. माइनर क्राइटेरिया में जो निमोनिक उन्होंने बताया हुआ है दैट इज़ फ्रैप. फ्रैप में F फॉर फीवर, जो आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी मिल रहा था. R फॉर रेज्ड ESR एंड C रिएक्टिव प्रोटीन्स. A फॉर अर्थरालजिया, ऊपर आर्थराइटिस है, इधर अर्थरालजिया है. P फॉर प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल, जो आपको ECG में नज़र आएगा. P for previous history of rheumatic fever. So this is mnemonic फ्रैप. अब जो है एविडेंस होना चाहिए, इसको हम जब इसको डायग्नोस करेंगे, एविडेंस होना चाहिए कि उसको पास्ट में स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन या स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इन्फेक्शन हुआ था और अब उसको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जिसमें उसके दो मेजर क्राइटेरियाज होने चाहिए. ठीक है, लाइक उसको कार्डाइटिस और आर्थराइटिस है, दो मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए या फिर एक मेजर और दो माइनर क्राइटेरियाज होने चाहिए, तो फिर हम उसको कहेंगे दिस इज़ रूमेटिक फ़ीवर. सो रूमेटिक फ़ीवर में क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है पेशेंट को ग्रुप A बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का, और उसके बाद जो है क्या होता है उसको रूमेटिक फ़ीवर होता है. अब ये होती क्या है, डिफ्यूज़ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया. जॉइंट्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, CNS एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यू. एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इसकी जो एज होती है वो 5 to 15 ईयर्स होती है. 5 to 15 ईयर्स छोटे बच्चे इन्वॉल्व होंगे. पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग, पुअर हाउसिंग, इनएडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज, high temperature in the tropics, winters and spring, और very much important streptococcus pharyngitis. ठीक है, या फिर स्किन इन्फेक्शंस जो कि स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होते हैं, उसके बाद जो है ये होता है. इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ चलते हैं. तो क्या होता है कि जो ग्रुप A बीटा हिमोलिटिक होता है, इसके पास जो है M प्रोटीन होती है.
तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। वो जो एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट बनी होती हैं स्ट्रेप्टोकोकस की, उनकी मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है। हमारी बॉडी को लगता है कि वो जो हमारी बॉडी की प्रोटीन्स हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस की प्रोटीन्स की तरह हैं। तो वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जाके हमारी बॉडी की प्रोटीन्स के अगेंस्ट भी क्रॉस रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब वो जो एंटीबॉडीज़ जो इसके अगेंस्ट बनी हुई थी स्ट्रेप्टोकोकस की एम प्रोटीन्स के साथ अगेंस्ट, वो हमारी हार्ट के अगेंस्ट भी बनना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी की जो प्रोटीन्स होती हैं उनके अगेंस्ट बनना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी एडिमा, फाइब्रोनॉइड डीजेनरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है। तो अब दो तरह के इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं, एक एक्सुडेटिव होते हैं और एक प्रोलिफरेटिव रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हार्ट के अंदर प्रोलिफरेटिव इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से तीनों हार्ट की लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। एंडोकार्डियम में क्या होगा, हमारे जो वॉल्व्स होंगे वो इफ़ेक्ट होंगे, जिसमें माइट्रल वॉल्व सबसे पहले इफ़ेक्ट होगा और सेकंड नंबर पे एओर्टिक वॉल्व इफ़ेक्ट होगा, जिसकी वजह से जब वॉल्व्स ख़राब हो जाएंगे तो उनके कस्प्स जो होंगे वो एडहियन हो जाएगी उनकी, जिसकी वजह से वॉल्व्स बंद हो जाएंगे, उनकी स्टेनोसिस हो जाएगी और स्कारिंग हो जाएगी। तो मोस्ट कॉमन जो वॉल्व इन्वॉल्व होगा वो एंडोकार्डाइटिस में माइट्रल वॉल्व होगा। मायोकार्डियम जब इन्वॉल्व होगी तो वहाँ पर एशकोफ नोड्यूल्स बनते हैं, एशकोफ नोड्यूल्स बनते हैं, जिसमें क्या होता है कि एशकोफ सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। जब पेरिकार्डियम इन्वॉल्व होती है तो उसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। पेरिकार्डाइटिस होगी मतलब हार्ट के जो पेरिकार्डियम है उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन, रब और पेन होगी। जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे तो आर्थराइटिस होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ इन्वॉल्व होंगे तो रूमेटिक नोड्यूल्स बन जाएंगे। क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट को फ्रेंजाइटिस होगा, बता रहा होगा हिस्ट्री कि मुझे तकरीबन 2 हफ़्ते पहले जो है ना मेरा गला ख़राब हुआ था। तो मोस्टली 3 वीक्स से पहले जो है उसको फ्रेंजाइटिस होगा और अब उसको रूमेटिक फ़ीवर होगा। और इसका जोन्स क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मेजर क्राइटेरिया में क्या होता है, जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, हार्ट इन्वॉल्व होता है जिसमें तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, पैनकार्डाइटिस में पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। एन में क्या होगा, नोड्यूल्स बनेंगे सबक्यूटेनियस, ई फॉर इरिथमा मार्जिनाटम और एस फॉर सिंडरम कोरिया। माइनर क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, उसमें फ़ीवर है, अर्थरेल्जिया है, ईएसआर और सीआरपी एलिवेटेड है और प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है। ठीक है, प्लस देयर इज़ एविडेंस ऑफ प्रीवियस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो कि हमें कैसे पता चलेगा, 3 तरह से पता चलेगा। या तो हमें कल्चर में ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, या एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट राइज हुई होगी, या इसकी एंटीजन डिटेक्ट हो जाएगी एएसओ टाइटर के थ्रू। अब जो माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है उसके बारे में थोड़ी बातें हैं कि एक्यूट पेनफुल स्वेलिंग हो जाएगी सेवरल जॉइंट्स की। जॉइंट्स कैसे होंगे, हॉट, रेड, स्वॉलन, टेंडर, रेड कलर के इन्फ्लेमेटरी साइंस अपेयर हो रहे होंगे। माइग्रेटरी होंगे, मैंने बता दिया कि पहले एक जॉइंट को अफेक्ट करेगा वो ठीक हो जाएगा, तो दूसरा जॉइंट अफेक्ट हो जाएगा वो ठीक होगा, तो तीसरा जॉइंट अफेक्ट हो जाएगा। तो माइग्रेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जॉइंट्स इन्वॉल्व होते जाएंगे। और मज़े की बात ये होती है कि जब ये ठीक होते हैं ना जॉइंट्स, तो कोई मसला रहता ही नहीं है बाद में, आफ्टर रिकवरी नो रेजिडुअल डैमेज। ठीक है, अब जो है ना, जितने ज़्यादा स्वेयर जॉइंट इन्वॉल्व होंगे ना उतना कम कार्डियम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। कहते हैं कि रूमेटिक फीवर लिक्स द जॉइंट, कि वो जस्ट उसको चाट के जाता है। रूमेटिक फीवर इतना तंग नहीं करता, जॉइंट्स को ठीक करके जाता है, जॉइंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो हार्ट को बहुत ख़राब करता है। लेकिन वो कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जॉइंट्स को जितना ज़्यादा ख़राब करेगा हार्ट उतना ज़्यादा सही रहेगा। अच्छी बात नहीं है कि वो हमारे जॉइंट्स को ही ख़राब करे, हार्ट को इन्वॉल्व ना करे इतना। देन आता है कार्डाइटिस। कार्डाइटिस के बारे में कि जब हार्ट की तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होंगी तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन दैट, पाल्पिटेशंस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ।
एंडोकार्डियम इन्वॉल्व होगी तो माइट्रल वॉल्व ख़राब होगा, माइट्रल इनसफिशेंसी होगी तो उसका मरमर आना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है उसका मरमर क्या होता है, सिस्टलिक मरमर रेडिएटिंग टू एक्सेला, दिस इज़ माइट्रल रीगर्गिटेशन का मरमर है। माइट्रल वॉल पे नोड्यूल्स बनेंगे तो उसकी वजह से मिड डायस्टोलिक मरमर होगा, कैरी कोम्स मरमर जिसको हम कहते हैं। तो ये बात है कि माइट्रल स्टेनोसिस में मिड डायस्टोलिक मरमर होता है, माइट्रल रीगर्गिटेशन में सिस्टलिक मरमर होता है जो एक्सेला की तरफ रेडिएट कर रहा होता है। तो पहले बंदे को जब ये होता है रूमेटिक फीवर, हार्ट का वॉल्व इफेक्ट होता है, तो सबसे पहले माइट्रल स्टेनोसिस होती है, फिर बाद में पहले माइट्रल रीगर्गिटेशन होती है और 2 से 10 साल बाद जाके वो इतना जब ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो वो माइट्रल रीगर्गिटेशन जो है माइट्रल स्टेनोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब आपके पास पेशेंट आया, आपने उसकी मरमर चेक किया है और आपको वो मिल रहा है सिस्टलिक मरमर रेडिएटिंग टू एक्सेला। इसका मतलब ये जो इसकी रूमेटिक फ़ीवर है ये अभी इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। इको आपने करवाई, आपको माइट्रल रीगर्गिटेशन मिली, मतलब ये इनिशियल स्टेज में है। लेकिन अगर आपको पहली दफ़ा ही मरमर जो है वो मिड डायस्टोलिक मिलना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये बहुत हद तक वॉल्व ख़राब हो चुका है, रूमेटिक फीवर ने सत्यानाश कर दिया वॉल्व का। तो इसलिए शुरू में माइट्रल रीगर्गिटेशन है, बाद में माइट्रल स्टेनोसिस है। इससे आपको पता चलेगा कि कितनी ड्यूरेशन हो गई है वॉल्व को ख़राब होते हुए। इसी तरह अगर पेरिकार्डाइटिस इन्वॉल्व हो रही है, पेरिकार्डियम इन्वॉल्व तो पेरिकार्डियल रब है और कार्डिक फेलियर है। फिर आता है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। ये आपको कहाँ से मिलते हैं, एक्सटेंसर सर्फेसिस पे और बोनी प्रोमिनेंस ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स पे। रिदमा मार्जिनाटम के बारे में हमने पढ़ लिया कि रेड कलर की मार्जिन्स होती हैं इस रैश की और दरमियान में पेल सेंटर होता है। तो रेड मार्जिन्स विद पेल सेंटर इज़ रिदमा मार्जिनाटम रैश, ठीक है। और ये आपको कहाँ पे मिलती हैं, ट्रंक पे और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ लिम्स पे। फिर होता है सिंडहेम कोरिया। सिंडहेम कोरिया क्या होता है, जर्की इनवॉलेंट्री पर्पसलेस मूवमेंट्स होती हैं जो कि प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स और ट्रंक को इन्वॉल्व करती हैं। पेशेंट का गेट इरेगुलर होता है, उसकी स्पीच और राइटिंग जो है वो डिटीरियोरेट हो जाती है। तो ये कोरिया मतलब डांस लाइक इनवॉलेंट्री, पेशेंट को नहीं पता होता, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स उसकी जर्की शुरू हो जाती हैं बॉडी की, जिसमें उसकी स्पीच एंड राइटिंग की इफेक्ट होती है, प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स और ट्रंक इन्वॉल्व होते हैं, उसका इरेगुलर गेट हो जाता है। डायग्नोसिस हमने देख लिया कि जॉन्स क्राइटेरिया होगा, उसमें हमने 2 मेजर ढूंढने हैं या 1 मेजर और 2 माइनर ढूंढने हैं। तो मेजर क्राइटेरिया प्लस एविडेंस ऑफ प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टो थ्रोट होगा, या 1 मेजर है और 2 माइनर है और प्रीसीडिंग स्ट्रेप थ्रोट एविडेंस, दिस इज़ क्लिनिकल वे टू डायग्नोस। फिर हम सी रिएक्टिव प्रोटीन और ESR करवाएंगे तो वो हमें रेज्ड मिलेंगे। ESR is influenced by anemia, CRP is not influenced by anemia. मॉनिटरिंग और प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ के लिए हम जो है वो ESR को लेते हैं। ESR इज़ यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज़। उसके बाद हमने देखना है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है या नहीं, तो उसके लिए हम करवाते हैं ASO टाइटर, थ्रोट स्वैब कल्चर। तो ASO टाइटर हमें मिल जाएगा, इसे पता चल जाएगा कि स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ था। थ्रोट स्वैब कल्चर में भी स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हमें मिल जाएगा। CBC करवाएंगे तो हमें एनीमिया मिल सकता है और ल्यूकोसाइट्स रेज्ड मिल सकते हैं। ECG करवाएंगे तो उसमें हमें, जैसे हमने माइनर क्राइटेरिया में देखा, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल मिलेगा विच इज़ अर्लीस्ट फीचर ऑफ मायोकार्डाइटिस। QT इंटरवल प्रोलॉन्ग मिल सकता है, सेकेंड डिग्री या कंप्लीट AV ब्लॉक हो सकता है, ST और T वेव चेंजेस हो सकती हैं। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो हमें हार्ट की इन्लार्जमेंट मिल जाएगी ड्यू टू हार्ट फेलियर। इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे तो वैल्वुलर और मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट मिल जाएगी, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगी पेरिकार्डियम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो वो मिल जाएगी। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस। क्लिनिकल जिसमें जॉन्स क्राइटेरिया है, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, ASO टाइटर, थ्रोट स्वैब कल्चर, CBC, ECG, चेस्ट एक्सरे और इकोकार्डियोग्राफी। देन ट्रीटमेंट, जो भी मसले होंगे हमने उनको ठीक करना है। सबसे पहले है पेशेंट को बेड रेस्ट का कहना है।
अगर तो आर्थराइटिस सिर्फ है और कोई मसला नहीं है पेशेंट को, तो 1 से 2 हफ्ते की बेड रेस्ट लेनी है। अगर उसको माइल्ड कार्डाइटिस है तो 2 से 4 हफ्ते की, मतलब 1 महीने तक की बेड रेस्ट लेनी है। अगर उसको सीवियर कार्डाइटिस है तो बहुत से महीनों की उसको बेड रेस्ट चाहिए होगी। एंटीबायोटिक्स जो हमारी स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट होती है वो हमारी होती है बेंजाइल पेनिसिलिन। अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो एरिथ्रोमाइसिन। फिर ये है कि हमने एंटीबायोटिक भी दे दी, उस ऑर्गेनिज्म को भी मार दिया, बेड रेस्ट का भी कह दिया। फिर होता है हमारा जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है बॉडी में, उसको ख़त्म करने के लिए हम जॉइंट पेन के लिए एस्पाइरिन देते हैं, सैलिसाइक्लेट्स देते हैं, कार्डाइटिस के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। फिर अगर पेशेंट को कोरिया है तो उसको आपने जो है हेलोपेरिडोल देना है और उसको क्वाइट एटमॉस्फेयर में रखना है। अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है तो उसके लिए डिजॉक्सिन, डायरेटिक्स, स्टेरॉइड्स और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन कर देनी है। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट, हाउ वी ट्रीट इट: बेड रेस्ट, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोरिया ट्रीटमेंट एंड हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट। फिर आती है प्रोफिलैक्सिस। एक होती है प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस और एक होती है सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस। प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस क्या है कि हमने जो है स्ट्रेप थ्रोट को रिकॉग्नाइज़ किया और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं: बेंजाथीन, पेनिसिलिन। जो हम पहले शुरू करते हैं, मतलब अभी उसको स्ट्रेप थ्रोट नहीं हुआ, उसको अभी रूमेटिक फीवर नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जैसे हमने पीछे देखा कि वो पॉवर्टी में है, ओवर क्राउडिंग, पुअर हाउसिंग, तो इन बच्चों को 5 से 15 साल के बच्चों को हो जाता है। तो उस ससेप्टेबल पॉपुलेशन में जो हम प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस देते हैं बेंजाथीन, पेनिसिलिन का, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस। लेकिन अगर एक पेशेंट है, उसको पहले रूमेटिक फीवर हुआ था और अब हम ये चाहते हैं कि दोबारा उसको ना हो, रिकरेंस ना हो, तो फिर जो हम प्रोफिलैक्टिक देते हैं ट्रीटमेंट, दैट इज़ सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस। तो इसमें हमारा एम क्या है कि रिकरेंस ना हो, जिसमें हम कंटिन्यूस प्रोफिलैक्सिस देंगे। बेंजाथीन, पेनिसिलिन के इंजेक्शंस देंगे 6 to 12 लाख यूनिट्स के, सिंगल एक इंजेक्शन देंगे। ड्यूरेशन क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर कार्डाइटिस नहीं है तो हमने 5 साल तक देना है या 21 ईयर्स ऑफ एज तक देना है। अगर कार्डाइटिस है लेकिन कोई डैमेज नहीं है तो 21 साल तक देना है। अगर कार्डाइटिस भी है और डैमेज भी है, मतलब वॉल्व काफ़ी ख़राब हो गया, लाइक माइट्रल रिगर्गिटेशन या स्टेनोसिस की तरफ है, तो फिर लाइफ टाइम प्रोफिलैक्सिस देनी है। प्रोफिलैक्सिस क्या है: बेंजाथीन, पेनिसिलिन, सिंगल IM इंजेक्शन ऑफ 6 to 12 लाख यूनिट्स। 5 साल का बच्चा है, पीडियाट्रिक इमरजेंसी में विद द हिस्ट्री ऑफ ब्रेथलेसनेस फॉर 1 डे, फीवर है उसको 5 दिनों से, और उसको जो है सोर थ्रोट, 1 महीने पहले सोर थ्रोट हुआ था, सोर थ्रोट की हिस्ट्री है। उसके बाद उसकी फर्स्ट हार्ट साउंड इज सॉफ्ट, पैन सिस्टलिक मर्मर है, मतलब उसके वॉल्व ख़राब हो गए। जॉइंट्स जो है वो एसज इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन उसको नोड्यूल्स हैं स्पाइन पे, दिस इज सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। ASO टाइटर उसका रेज्ड है। सो ASO टाइटर शोज़ के उसको सोर थ्रोट की हिस्ट्री भी है और अब फीवर है। दिस इज़ ऑल शोइंग दैट दिस इज़ रूमेटिक फीवर। ठीक है, और पैन सिस्टलिक मर्मर जो होता है वो किस में होता है: माइट्रल रिगर्गिटेशन में। इसको हम टॉपिक को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं मेडिसिन में, माइट्रल रिगर्गिटेशन के। तो डायग्नोसिस विल बी एक्यूट रूमेटिक फीवर लीडिंग टू माइट्रल रिगर्गिटेशन। जस्टिफाई योर डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री गिवन। तो जस्टिफिकेशन क्या होगी: देयर इज़ हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट 1 month बैक। तो जोन्स क्राइटेरिया के मुताबिक आपने जस्टिफाई करना है कि 2 मेजर क्राइटेरियाज होने चाहिए। तो 2 मेजर क्राइटेरियाज आपको मिल रहे हैं कि उसको कार्डाइटिस है मर्मर की वजह से, इसका मतलब उसका हार्ट के वॉल्व खराब हो गया, मतलब उसको कार्डाइटिस है, और उसको जो है नोड्यूल्स हैं, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। तो 2 मेजर क्राइटेरिया फुलफ़िल हो गए हैं। माइनर क्राइटेरिया में आपको फ़ीवर नज़र आ रहा है और ASO टाइटर एलिवेटेड मिल रहा है। इसका मतलब 2 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया हैं।
और हमें 2 मेजर और 1 माइनर क्राइटेरिया चाहिए, तो ये हमारा डायग्नोस हो गया। इन्वेस्टिगेशंस हम कर चुके हैं, CBC, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, और CBC में आपको अनीमिया और ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन्स रेज मिलेगा, ECG में पीआर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन मिल सकती है, AV ब्लॉक मिल सकता है। थ्रोट स्वैप कल्चर लेंगे, ASO टाइटर, एंटी-DNAs, एंटीबॉडीज़, ECG, इकोकार्डियोग्राफी, ये सब हम देखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस के लिए जो है हम क्या करते हैं, अब ये बच्चा जो है इसकी एज 5 साल है, ठीक है, और दूसरा हमने देखा कि इसको कार्डाइटिस है और रेजिडुअल हार्ट डिजीज़ भी है। कार्डाइटिस कैसे पता चला कि उसका हार्ट इन वॉल्व खराब है, और रेजिडुअल हार्ट डिजीज़ कैसे पता चल रही है कि उसकी पैनसिस्टिक मर्मर है, उसकी वेल्वुलर डिजीज़ है। तो अब हम इसकी जो लाइफ लॉन्ग प्रोफिलैक्सिस करेंगे, उसके लिए हम जो है उसको बेंजाइल पेनिसिलिन देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कार्डाइटिस है लेकिन रेजिडुअल हार्ट डिजीज़ नहीं है, तो उसके लिए फिर हम 21 साल तक उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट इज़ 7 years old गर्ल, जॉइंट पेन्स हैं उसको और माइग्रेटरी जॉइंट पेन्स हैं, फीवर भी है उसको 102 डिग्री सेल्सियस, और उसका नी स्वॉलन है, हॉट टेंडर टू टच, दिस इज़ आर्थराइटिस, ठीक है। तो माइग्रेटरी पोलियोथ्राइटिस अलॉन्ग विद फीवर आपको मिल रहा है, दिस विल बी रूमेटिक हार्ट फीवर, रूमेटिक फीवर। इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करवाओगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 3 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें एडमिट, वाइटल मॉनिटरिंग, बेड रेस्ट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, उसमें बता दें आर्थराइटिस के लिए 1 से 2 हफ्ते का, कार्डाइटिस के लिए 2 से 4 हफ्ते का। उसके बाद सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ हार्ट फेलियर, एंटीबायोटिक्स इज ड्रग ऑफ चॉइस, बेनिजाइल पेनिसिलिन 1.2 मिलियन यूनिट्स आई इंट्रामस्कुलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी में एस्पाइरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोडिया के लिए जो है हेलोपेरिडोल और क्वाइट इन्वायरमेंट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के डायरेटिक्स, स्टेरॉइड्स, डेजॉक्सिन। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। Then 8 years old boy, migratory joint pains with a red hot swollen right knee and left ankle joint, this is the rheumatic fever। उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स आपने बता देने हैं, और वो आप ऑन द बेसिस ऑफ मेजर और माइनर क्राइटेरिया बता दोगे। जोन्स इसका होगा मेजर क्राइटेरिया का निमोनिक, और इसके अलावा माइनर क्राइटेरिया, ठीक है। कैफ़े पाल भी हमने निमोनिक आपको बताया था माइनर के लिए, कैफ़े में जो है आ जाएगा आपका कैफ़े पाल, वो आपने लिख देना है। इन्वेस्टिगेशन में डिस्कस कर चुके हैं। 4th वाला क्वेश्चन देखें, 6 साल की बच्ची है, उसको जो है जॉइंट्स उसके इन्वॉल्व है, सोर थ्रोट की हिस्ट्री है, ESR रेज्ड है, सो दिस विल बी एक्यूट रूमेटिक फीवर। इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट आपने लिख देनी है। फिर 7 years old बॉय, इसको भी क्या है, फीवर, जॉइंट पेन, पैनसिस्टिक मर्मर। पैनसिस्टिक मर्मर मीन्स दैट देयर इज़ माइट्रल रिगर्गिटेशन। तो नेम द कार्डिक लीजन, कार्डिक लीजन आपने बतानी है कि माइट्रल रिगर्गिटेशन है जिसकी वजह से पैनसिस्टिक मर्मर हो रहा है, और इसके अलावा जो है आपको एक और चीज़ मिल रही होगी, कोलैप्सिंग पल्स हेयर। तो कोलैप्सिंग पल्स जो होती है, इट इज़ इन केस ऑफ एओर्टिक रिगर्गिटेशन। तो इसमें मतलब माइट्रल वॉल भी ख़राब हो गया, इसका एओर्टिक वॉल भी ख़राब हो गया। इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर लिया। फिर 8 साल का बच्चा है, उसकी नी जॉइंट इन्वॉल्व है, सोर थ्रोट की हिस्ट्री है, पैनसिस्टिक मर्मर मतलब माइट्रल रिगर्गिटेशन है, तो आपने बता दिया दिस इज़ रूमेटिक मायोकार्डाइटिस, एक्यूट रूमेटिक फीवर, और अंडरलाइंग कार्डिक लीजन इज़ माइट्रल रिगर्गिटेशन, और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारा जो जोन्स है वो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। फिर इसके अंदर भी देखें, 6 साल की बच्ची है, उसका सोर थ्रोट की हिस्ट्री है, और उसके जॉइंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, और पैनसिस्टिक मर्मर मतलब माइट्रल रिगर्गिटेशन है। सो कार्डिक लीजन विल बी माइट्रल रिगर्गिटेशन, डायग्नोसिस विल बी एक्यूट रूमेटिक फीवर लीडिंग टू रूमेटिक मायोकार्डाइटिस, एंड मैनेजमेंट जो है वो हमने कर लिया है। अब जो माइट्रल स्टेनोसिस का टॉपिक है ये मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी, ये हमने उसमें डिस्कस कर लिया हुआ है मेडिसिन में। यहाँ पे मैं जस्ट आपको जो है इसका ये यूक्यू सॉल्व करवा देती हूँ। 12 साल की बच्ची है, उसको डिस्निया और इंजर्शन हिमोप्टिसिस हो रही है, लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव, पैल्पेबल P2, लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड एंड मिड डायस्टोलिक मर्मर।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में होती हैं, माइट्रल स्टेनोसिस में। हमने डिस्कस किया हुआ है कि उसके मरमर में मिड डायस्टोलिक मरमर, फर्स्ट हार्ट साउंड लाउड होती है, पैरास्टर्नल हीव होती है, और क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रिया से पीछे लंग्स में जाता है, तो उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस हो रही है जो इस पेशेंट को हो रही है, और हेमोप्टिसिस हो रही है। सो दिस इज़ माइट्रल स्टेनोसिस लीडिंग टू हार्ट फेलियर। इन्वेस्टिगेशंस आपके क्या होंगे, चेस्ट एक्सरे पे आपको लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी मिल जाएगी, इकोकार्डियोग्राफी करवा लेंगे, ईसीजी करवा लेंगे, ईसीजी में आपको एट्रियल फिब्रिलेशन मिल सकती है, लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी मिल सकती है, कार्डियक कैथेटराइजेशन आप करवा लेंगे, और रूमेटिक फ़ीवर को इन्वेस्टिगेशंस आप लिख देंगे यहाँ पे कि कहीं रूमेटिक फ़ीवर की वजह से तो नहीं हुआ, तो इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी आप लिख देंगे। मैनेजमेंट क्या है, मेडिकली हम क्या करते हैं, डायरेटिक्स देते हैं टू रिड्यूस द पल्मोनरी एडीमा, एंटी एरिथमिक्स देते हैं टू ट्रीट द एट्रियल फिब्रिलेशन, एंटीबायोटिक्स देते हैं टू प्रिवेंट अ रिकरेंस ऑफ रूमेटिक फीवर इफ प्रेजेंट, और सर्जिकली भी यूज़ द परक्यूटेनियस बैलून माइट्रल वेल्वुलोप्लास्टी, जो माइट्रल स्टेनोसिस हुई हुई है उसको खोलने के लिए हम बैलून इंसर्ट करते हैं, परक्यूटेनियस बैलून माइट्रल वेल्वुलोप्लास्टी।